हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी साइंस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, नाम है जिसका साउंड। सबने सुना होगा साउंड मतलब आवाज़। आवाज़ तो सब लोग भी जानते होंगे। जब कहीं से दूर से कुछ भी सुनाई पड़ता है तो वो क्या होती है, एक आवाज़ होती है। पर आप सब जानते होंगे साउंड क्या है, एक टाइप की क्या है, एनर्जी है। साउंड क्या है, एक टाइप ऑफ एनर्जी है। अगर हम बात करें साउंड की, तो साउंड जो आवाज़ सुनाई पड़ती है ये कैसे एनर्जी के फॉर्म में होती है। और अगर बात करते हैं इनके मोशन की, तो ये मोशन करती हैं कैसे, वेव फंक्शन बिहाव पे। कैसे, एज अ वेव लाइक मोशन देखने को मिलता है इनका। ठीक है, वेव फंक्शन के बिहाव पे जब हम बात करते हैं इनके मोशन की, तो ये स्पेशली देखने को मिलता है हमें ऑन द वाइब्रेटिंग बॉडी। आवाज़ हमें कैसे सुनाई पड़ती है, जब कोई पार्टिकल क्या करता है, वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट मतलब टू एंड फ्रो मोशन, मतलब जैसे हमने किसी को एक धक्का दिया, झूला, झूले को हमने धक्का दिया, झूला गया और झूला लौट के वापस आ गया। तो जब गया और वापस आया तो ये पूरा का पूरा ड्यूरेशन क्या कहलाएगा, एक ऑसिलेशन। ठीक है, गया एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे, नीचे पहुंचा झूला, नीचे से फिर ऊंचाई पे गया, फिर ऊंचाई से जाके फिर मीन पोजीशन पे आया और मीन पोजीशन से फिर से वापस आया। तो ये पूरा का पूरा जो एक चक्कर हुआ ना, जहां से चला था वहां से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके फिर वापस आना, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, एक ऑसिलेशन। देखो जरा, कुछ इस तरह से झूला होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको पहले हमने क्या किया, यहां तक लेके आए, एक्सट्रीम पोजीशन तक खींचा और फिर हमने यहां से क्या कर दिया, इसको धक्का दिया। तो यहां तक तो पहुंचा, ये इसकी क्या हो गई, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से फिर ये कहां तक पहुंचा, झूला यहां तक। ये जो टॉप पोजीशन है इनको बोलते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम और मीन, ये भी क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन तक जाने के बाद एक एक्सट्रीम से मीन और मीन से फिर एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से फिर मीन पोजीशन से वापस आने की ये जो फेनोमेनन होती है, इसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन, या यही कहलाता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब कैसे, एक पार्टिकल को हमने धक्का दिया, दूसरे पार्टिकल को उसने जाके धक्का दिया। पहला पार्टिकल अपनी पोजीशन पे आ गया, दूसरे ने तीसरे को धक्का दिया, दूसरा पार्टिकल फिर से वापस पोजीशन पे आया, तीसरा चौथे को धक्का देने गया, चौथा आगे, ऐसे धक्के बढ़ते जाएंगे। पोजीशन पार्टिकल्स अपनी अपनी पोजीशन शिफ्ट करते जाएंगे। यहाँ पे जब साउंड वेव ट्रेवल करती है तो एनर्जी कुछ इस तरह से, पार्टिकल्स जो हवा में है, नेचर में है, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। लेकिन जब हम यहां से बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, आवाज करते हैं, तो यहां पे हम क्या करते हैं, जब हम बोल रहे हैं तो बोलने के समय क्या हम एक एनर्जी जनरेट कर रहे हैं ना। ये जो एनर्जी होती है इनको क्या करती है, धक्का लगाती है। जब इनको धक्का लगाती है तो देखो, जैसे कुछ पार्टिकल्स हैं, इन पे जब धक्का लगेगा तो ये धक्का क्या करेंगे, इसको लगाएंगे, और ये धक्का इसको लगाएंगे, तीसरा इसको धक्का लगाएगा, और ये धक्का लगाने के बाद वापस अपनी पोजीशन की तरफ मूव करते हैं। तो कुछ रीजन हमें ऐसे दिखेगा जो कैसा था, एक कंडेंस फॉर्म में नजर आएगा। ठीक है, और कुछ रीजन जब धक्का लगा के कुछ पार्टिकल आगे चले गए तो कुछ एरिया कैसा हो जाएगा, खालीपन नजर आएगा कुछ एरिया में। अगले कुछ एरिया में फिर से डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो जो डेंसिटी और रेयर, ये जो रीजन है जहाँ पे डेंसर मीडियम जनरेट हो जाते हैं, बहुत सारे पार्टिकल एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, इसको बोलते हैं क्या, कंप्रेशन। कंप्रेशन साउंड करते हैं इसके लिए। और ये जो बनता है हमारे पास रीजन जहाँ पे खाली खालीपन एरिया नजर आता है पार्टिकल्स के बीच में, इसको बोलते हैं हम क्या, रेयर फ्रैक्शन। तो ये हो जाता है हमारे पास क्या, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन इन ड्यूरेशन ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के समय जब साउंड वेव ट्रेवल करती है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ, तो क्या जनरेट होते हैं, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। इन्हीं कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन को हम किसके नाम से जानते हैं, ट्रू एंड क्रस्ट के नाम से। ये जो पूरा का पूरा पोर्शन हो जाता है इसको ट्रू, और जो इसका रीजन नीचे की तरफ चला जाता है इसको हम क्रस्ट। तो दो कंप्रेशन और दो रेयर फ्रैक्शन के बीच की जो दूरी होती है, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं। लाइक अगर वेव यहाँ से गई यहाँ तक,
तो इस पोजीशन की यहां से डिस्टेंस ये क्या कहलाती है? वेवलेंथ। यहीं पे समझते हुए चलना। वेव टाइप क्या होते हैं अभी हम इसके बाद पढ़ते हैं। जो टर्म यूज किए जाएंगे आपके साउंड वेव में, उसमें एक टर्म है तुम्हारे पास, तुम लोगों के पास क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? लेम्डा से। लेम्डा क्या कहता है? लेम्डा एक टाइप की डिस्टेंस होती है, कितनी दूरी साउंड वेव चली, कितना, एक वेव को कंप्लीट करने के लिए। मतलब हम यहां से भी मेजर कर सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव टू कंप्लीट अ वन ऑसिलेशन इज टर्म्ड एज वेवलेंथ। या एक दूसरी डेफिनेशन यहां पे मेंशन करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द टू कंप्रेशन आर टू रेयरफ्रैक्शन आर टू क्रस्ट आर टू ट्रफ इज टर्म्ड एज वेवलेंथ। तो किसी के टर्म्स में लिख सकते हैं हम, चाहे कंप्रेशन लिखें, चाहे रेयर फ्रैक्शन लिखें, चाहे क्रस्ट लिखें, चाहे ट्रू लिखें, इन चारों के कंप्रेशंस में जो डिस्टेंस का डिफरेंस आता है वो क्या कहलाती है? वेवलेंथ। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? यहां से एक्सट्रीम पोजीशन पे। जैसे ये झूला था, झूला मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शोन करता है, इसको क्या बोलते हैं हम? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड वो चाहे किधर, आइदर साइड क्रस्ट की तरफ हो और चाहे ट्रू की तरफ हो, दोनों तरफ क्या होती है? सिमिलरिटी देखने को मिलती है। ये क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड की अगर डिफिनीशन मेंशन करते हैं तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आइदर साइड ऑफ ट्रू और क्रस्ट या रेयरफ्रैक्शन और कंप्रेशन इज टर्म्ड एज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ ये दो मेन टर्म आपके यहां पे यूटिलाइज हो जाते हैं। अब इसके बाद आता है एक टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल टी से। अब यहां पे ध्यान देना, टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड की जो प्रॉपर्टी है साउंड की, उसके आगे कैसे रोल प्ले होता है अभी पढ़ते हैं उसके बाद। पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ टर्म्स। टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? मतलब अगर हम बात करते हैं एक पीरियड, जैसे क्लास आप लोगों की चलती है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ड्यूरेशन होता है ना, कि इतनी देर के बीच में एक क्लास चलेगी। ठीक उसी तरह वेव के लिए एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि एक वेव को जितना टाइम लगेगा इन सेकेंड्स, वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, क्या बोलेंगे हम इसको? टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, या इसको हम बोल सकते हैं क्या? वेव। एक वेव को कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है, टाइम रिक्वायर्ड इन सेकेंड, किसमें? टाइम किसमें चाहिए होता है? इन सेकेंड्स। सेकेंड में हमें चाहिए होता है टाइम। तो एक सेकेंड में जितना वेव ट्रेवल कर पाएगी, सॉरी, जितने टाइम में एक वेव कंप्लीट कर पाती है अपना एक ऑसिलेशन, उसको क्या बोलते हैं हम? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के जस्ट अपोजिट होती है एक टर्म आती है फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बहुत ही सिंपल टर्म्स है, ऐसे सिंपली समझ सकते हो कि जैसे हम बात करें एक क्लास में अगर हमें टाइम दे दिया गया कि 1 मिनट में इतने बच्चे बाहर आएंगे, तो क्लासरूम से बाहर निकलने की जो बच्चों की फ्रीक्वेंसी है वो क्या कहलाएगी? 1 सेकेंड में जितने बच्चे, या 1 मिनट हमने टाइम दे दिया तो 1 मिनट में जितने बच्चे बाहर आए वो क्या कहलाएगी? उनकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक उसी तरह से यहां पे जब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी पैटर्न पे, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1 सेकेंड में, यहां पे टाइम लिमिट लगाई गई है, यहां पे टाइम था एक वेव, यहां से देखो वेव चली एक, इसी तरह से देख लो, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से झूले को ले गए कहां? एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से फिर आई मीन पे, तो ये मीन से एक्सट्रीम गई, एक्सट्रीम से मीन पे, और फिर मीन से अगली एक्सट्रीम की तरफ नीचे की अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर अगले मीन से वापस से एक्सट्रीम से मीन पे, यानी कि यहां से चल के यहां पे वापस आ गई। तो ये पूरी की पूरी वेव यहां से लेके यहां तक जितना
टाइम कंज्यूम करती है वो टाइम पीरियड होता है, लेकिन अब कोई ज़रूरी है कि 1 सेकंड लगे इसके लिए? हो सकता है ज़्यादा टाइम भी लग सकता है और कम टाइम भी लगता है। ज़्यादातर अगर हम साउंड वेव की बात करते हैं तो बहुत कम समय में ये ट्रेवल करती हैं। तो जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी हो जाती है द नंबर ऑफ वेव और ऑसिलेशन या वाइब्रेशन टेक्स प्लेस इन 1 सेकंड। 1 सेकंड यहाँ पे मेंशन करना मैंडेटरी हो जाएगा। 1 सेकंड में या यूनिट टाइम के अंदर जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट होंगे वो क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हो जाती है हमारी 1/t टाइम पीरियड। इसकी जो यूनिट होती है ये होती है HZ। हर्ट्ज साहब ने इसको बताया था, इसकी यूनिट प्रोवाइड की थी, इसलिए इसको हम इनके नाम से रिप्रेजेंट करते हैं हर्ट्ज, या कहीं कहीं पे ये पर सेकंड मेंशन की जाती है। मतलब 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन होंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। हाँ, तो हम पढ़ने वाले थे लेम्डा रिलेशन। लेम्डा क्या है? लेंथ, कितनी डिस्टेंस ही ट्रेवल की, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वेव की डिस्टेंस है, इसको कवर करने के लिए। अब डिस्टेंस का अगर फार्मूला याद कर पाओ तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का जनरल फार्मूला जो पढ़ा होगा फिजिक्स में, इस डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे लगा देते हैं फार्मूला। स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और टाइम हमारे पास क्या है? कैपिटल टी। क्लियर? टाइम पीरियड यानी कि एक वेव को कंप्लीट करने के लिए तो एक वेवलेंथ के टर्म्स में हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला हो जाएगा v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? लेम्डा अपॉन टी। इसको लिख सकते हैं क्या? लेम्डा इंटू 1/t। और यहाँ पे देखना 1/t किसके बराबर है? फ्रीक्वेंसी के ना। 1/t बराबर है किसके? फ्रीक्वेंसी के। तो इसका रिलेशन लिख सकते हैं हम क्या? v इक्वल्स टू f लेम्डा, या कहीं कहीं पे f फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यू लेम्डा या f लेम्डा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट की बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे कोई वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगे। तो वेवलेंथ के पैटर्न पे अगर हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी, जैसे कभी कभी हमें दे दी जाती है, एक क्वेश्चन है, इफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट moving with a velocity 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड वेवलेंथ। तो क्या करेंगे हम वेवलेंथ निकालने के लिए? सीधे सीधे यही फार्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू एफ लेम्डा, और लेम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा उस केस में? v बाई एफ। फ्रीक्वेंसी v है हमारे पास 5 और वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? 50 हर्ट्ज। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10, मतलब 0.1 मीटर। ठीक है, कुछ जनरल टर्म्स हमने पढ़े थे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, यहाँ पे देख लेते हैं। चूंकि लेम्डा जो है वो कहीं कहीं पे आपको दिखेगी माइक्रोमीटर में, तो उस केस में हम लिखेंगे 10⁻⁻6 मीटर। लेम्डा अगर आपको मिलती है नैनोमीटर में तो आप लिख सकते हैं वहाँ मल्टीप्लाई के टर्म्स में 10⁻⁹ मीटर। और लेम्डा अगर कहीं पे लिखी हुई है एंगस्ट्रॉम में तो उसका मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये कन्वर्जन कहीं कहीं पे लेम्डा के आपके पूछे जा सकते हैं, तो इनको ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं इन टर्म्स के वेव पैटर्न पे। अगर बात करें साउंड एनर्जी की, तो साउंड एनर्जी क्या होती है? साउंड भी वेव फॉर्म है। लाइट के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। लाइट क्या है? वेव फॉर्म ही तो है। तो लाइट और साउंड के बीच पे कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें साउंड वेव्स में, तो साउंड वेव्स
और लाइट वेव्स। लाइट वेव्स में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। साउंड वेव की अगर हम बात करते हैं तो साउंड वेव क्या हो जाता है? साउंड वेव एक ऐसी वेव है जिसको हम बोलते हैं क्या? मैकेनिकल वेव। अब इसका क्या मतलब हुआ? और ये क्या हो जाती है? नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल। इसके अलावा इसके लिए हम एक टर्म और यूज करते हैं क्या? और इलास्टिक वेव। इलास्टिक वेव, ठीक है। तो साउंड वेव कैसी होती है? मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब क्या है? जब ये ट्रेवल करती है या मूव करती है, आगे बढ़ती है, तो इसको जरूरत होती है किसकी? मीडियम की। एक माध्यम चाहिए होता है। अगर कोई माध्यम नहीं होगा, जैसे हम बोल रहे हैं, आप तक ये आवाज पहुंच रही है। आप तक आवाज कहां से पहुंच रही है? या तो आपने ईयरफोन लगाया होगा, या तो डायरेक्टली आपको सुनाई पड़ रहा होगा। कहाँ से? स्पीकर्स के थ्रू। तो स्पीकर से जो आवाज़ बाहर आ रही होगी वो क्या करती है? एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और वो एनर्जी एयर में फैलती है। एयर के पार्टिकल क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। और जब एयर के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो हमारे कानों तक क्या होती है? वो आवाज़ पहुंचती है। तो मतलब अगर एयर नहीं होगा, यानी कि यही मोबाइल लेके चले जाओगे कहाँ पे? स्पेस में, ठीक है, तो वहां पे ये जो आपको सुनाई पड़ता है साउंड, वो नहीं सुनाई पड़ेगा। मतलब वैक्यूम में सुनाई पड़ने के कोई आसार आपको नहीं नजर आएंगे, ठीक है। वहीं लाइट की बात करते हैं तो लाइट को किसी भी मैकेनिकल वेव्स की अगर डेफिनेशन, नॉन मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन की बात करें तो नॉन मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। वैक्यूम में भी ये ट्रेवल कर सकती हैं। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मीन्स दे नीड द मीडियम, दे डोंट नीड। अब यहां पे टर्म आ रहा है इलास्टिक। इसका मतलब क्या होता है? जब हम किसी पार्टिकल को धक्का देते हैं, वाइब्रेट करता है, तो वो पार्टिकल क्या हो? वापस से अपनी किसी भी बॉडी पे जब फोर्स लगाया जाता है, जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को हम दबाते हैं तो जब छोड़ते हैं तो वापस से वो रीस्टोरिंग फोर्स से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ठीक उसी तरह जब हम पार्टिकल से बोल रहे हैं तो पार्टिकल्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करके आगे की तरफ तो जाते हैं, साथ में बैकवर्ड भी मोशन करते हैं, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे फिर वापस आ जाते हैं। इसको बोलते हैं हम क्या? इलास्टिक वेव्स, ठीक है। दूसरी साउंड वेव की अगर बात करते हैं तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और ये लाइट कैसी? ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। इसका भी ट्रेवल कुछ इसी तरह से होता है, ठीक है ना। ट्रांसवर्स वेव का भी पैटर्न यही कुछ होता है, वेव लाइक मोशन। मतलब लाइट वेव भी और साउंड वेव भी इसी वेव पैटर्न पे जाती हैं, लेकिन जो इनके पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं ना, वो ट्रांसवर्स वेव में द वाइब्रेटिंग पार्टिकल आर द एनर्जेटिक पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी, या मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जिस साइड में वेव, जिस साइड में वेव फ्लो कर रही होगी उसके परपेंडिकुलर। मतलब अगर यहाँ पे पार्टिकल है और ये पार्टिकल हैं और ये पार्टिकल रखे हुए हैं, तो ये सारे के सारे पार्टिकल क्या है? अपनी ही पोजीशन पे अप्स एंड डाउन, मतलब वेव जा रही है इधर और ये मगन है अपनी दुनिया में, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल होते हैं आफ्टर गेटिंग या एनर्जेटिक, दे वाइब्रेट परपेंडिकुलर विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स। लेकिन वहीं पे इन पार्टिकल्स की बात करते हैं तो जैसे ये पार्टिकल्स रखे हुए हैं यहाँ पे, तो ये सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं? एक पार्टिकल दूसरी डायरेक्शन में धक्का देगा और वापस से ये इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं आपस में एक ही लाइन पे। तो when particles of the vibrating body after getting energetic vibrate alongside the motion of the waves, that is parallel of the motion of the waves, उनको क्या बोलते हैं हम?
लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ऐसी वेव्स जो वेव के मोशन के डायरेक्शन में उनके पार्टिकल्स भी मोशन करते हैं, पैरेलल मोशन करते हैं, वो लॉन्गिट्यूडिनल कहलाते हैं। और जो परपेंडिकुलर पार्टिकल्स मोशन करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इसके अलावा और कुछ यहाँ पे साउंड वेव्स में देखने को मिलती है। इनकी जो स्पीड होती है बहुत कम होती है, लगभग 330 मीटर पर सेकेंड इन एयर। ठीक है, एयर में इतनी होती है, सॉलिड्स में, लिक्विड में सबसे पहले इससे भी ज्यादा। अगर हम यहाँ पे बात करें एयर में, तो एयर में जो साउंड की स्पीड होगी वो सबसे कम होती है, फिर लिक्विड में उससे भी ज्यादा होती है, और फिर सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है। सॉलिड में, मेटल में और भी ज्यादा साउंड की स्पीड होती है। ठीक है, वहीं यहां पे जब बात करते हैं तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई। ठीक है, बहुत ज्यादा होती है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी ज्यादा स्पीड से ये ट्रेवलिंग करती हैं। और फिर अगर बात करें तो ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं। वैक्यूम में इनकी स्पीड मैक्सिमम होती है। और साउंड वेव की वैक्यूम में क्या स्पीड होती है? 0। वैक्यूम में ट्रेवल कर ही नहीं सकती हैं। तो जैसे जैसे मीडियम बढ़ाते जाएंगे, वेलोसिटी किसकी? लाइट की कम होती जाएगी। यहाँ पे मीडियम जैसे जैसे डेंसर करते जाएंगे, साउंड स्पीड का वाइब्रेशन क्या होगा? तेज हो जाएगा, और तेजी से वाइब्रेट करेंगी तो तेज तक मूव कर पाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक फिनोमेनन पढ़ते हैं जो साउंड और लाइट वेव दोनों एक साथ परफॉर्म करती हैं। नाम है रिफ्लेक्शन। लेकिन लाइट वेव जो रिफ्लेक्शन पढ़ती हैं, इनको हम लाइट में पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन फेनोमेनन, एंगल I = R। यहां पे आज हम पढ़ेंगे क्या? साउंड वेव के रिफ्लेक्शन। जिसको साउंड वेव का रिफ्लेक्शन मतलब क्या है कि साउंड वेव जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोड्यूस करने के बाद जाएंगी, दीवार पे टकराएंगी, और टकराने के बाद फिर से वापस आके हमारे कानों को सुनाई पड़ेंगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इको। एक पढ़ते हैं हम इको के बारे में। व्हाट इज इको? इको क्या है? द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड विच कैन बी हियर द सेम वॉइस अगेन। इसको क्या टर्म देते हैं हम? इको। ठीक है, इको हम दोबारा से सुन पाते हैं। इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। किस पे बेस्ड है ये? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव का रिफ्लेक्शन होता है, इसी वजह से हमें क्या सुनाई पड़ता है? इको सुनाई पड़ता है। अब इको सुनाई पड़ने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे जो सरफेस है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसी होनी चाहिए? लार्ज होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि ये मार्कर है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हमने बोला मार्कर से आवाज टकराई और हमें दोबारा सुनाई पड़ गया इको। नहीं, इतने कम डिस्टेंस पे नहीं सुनाई पड़ता है। ठीक है, अगर सुनाई भी पड़ता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, और वो कंडीशन है जिसमें सबसे पहली कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाती है? ये साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका साइज कैसा होना चाहिए? काफी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, तभी हमें क्या आवाज वापस से सुनाई पड़ेगी। फिर दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी या अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऑफ एनर्जी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। मतलब क्या है कि इको क्या है? इको है, हम किसी पहाड़ के पास गए या किसी ऐसी चोटी पे जाते हैं तो दिखाते हैं फिल्मों वगैरह में, आप लोग देखते होंगे या आप लोग खुद गए होंगे, तो किसी पहाड़ की चोटी पे जब जाके चिल्लाते हैं तो कुछ देर बाद वही आवाज़ हमें वापस आती है। पर वो वापस कब आती है? जब हम चिल्लाते हैं किसके साथ? लाउड वॉइस के साथ। अगर हम वहीं पे चिल्ला के बोलें अपना नाम लेके, कुछ भी धीमी सी आवाज़ में, जैसे हमारा नाम सौरभ है, अगर हम छोटा सा नाम लेके वहाँ पे खड़े होके बोलें सौरभ, तो क्या हमें आवाज़ सुनाई पड़ेगी? नहीं सुनाई पड़ेगी। वहीं अगर हम चिल्ला के बोलेंगे अपना नाम तो हमें आवाज़ सुनाई पड़ेगी। तो मतलब क्या होना चाहिए? हाई। इसके बाद
एक और टर्म है कि आवाज को सुनने के लिए हमें जरूरत होती है किसकी? रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है एक मिनिमम डिफरेंस ऑफ साउंड गैप। जैसे हमने लाइट में पढ़ा था, जब हमारी आंख के सामने से 1/16 सेकेंड के अंदर जब मल्टीपल पिक्चर्स घुमाई जाती हैं तो वो हमें कैसे लगने लगती है? वीडियो जैसे लगने लगती है। ठीक है, ठीक उसी तरह दो आवाज के बीच में अगर दो आवाज एक साथ आ रही हैं और उनके बीच में हमारी वही सेम आवाज है, सेम फ्रीक्वेंसी है, तो उस आवाज को सुनने के लिए मिनिमम टाइम गैप होना चाहिए। कितना? टाइम गैप मस्ट बी 0.1 सेकेंड। अगर 0.1 सेकेंड से कम का गैप है तो हमें आवाज डिस्टिंग्विश नहीं होगी। जैसे ये हमारा कमरा है, ठीक है, ये कमरा छोटा सा है, इसकी दीवारें हैं, जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो हमारी आवाज हमको नहीं सुनाई पड़ रही है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स क्या कहता है कि यहां से टकरा के वापस आवाज आएगी और हमको सुनाई पड़ेगी, लेकिन हमको सुनाई नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि इतने सेकंड के अंदर टकरा के वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज मैंडेटरी है। अब यहां पे अगर हम बात करें जनरल टर्म्स में, अगर हम साउंड की स्पीड की बात करें 340 मीटर पर सेकेंड इन एयर, तो हमें जो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस फॉर साउंड कन्वर्ट इनटू इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस जो चाहिए वो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं। मतलब अगर ये सरफेस है और यहां से हमने साउंड प्रोड्यूस की तो साउंड जाएगी और टकरा के वापस आएगी और सुनाई पड़ेगी। तो अगर हम यहां से बात करें, यहां से लेके यहां तक d डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जितना डिस्टेंस वो जाने में कवर करेगी उतना डिस्टेंस आने में कवर करेगी, तो 2d हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, और डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर हमने वेलोसिटी लेट किया कितना? 340 मीटर पर सेकेंड, और जो कि नॉर्मली होती भी है एयर में कितना? 330। कहीं कहीं किसी बुक में 330 आपको मिलेगा, कहीं कहीं पे 340 मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। जब भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे तो वहां पे स्पीड गिवन होगी या तो बाकी डेटा दिया होगा और वेलोसिटी पूछी जाएगी, तो इनको लेके कभी कंफ्यूज मत होना। अभी हमने जैसे बताया था 330 मीटर पर सेकेंड एयर में स्पीड होती है, 340 आपके यहां पे मेंशन की जाती है। तो इस तरह से 330 340 के बीच में ये वेरी करती है। ठीक है ना, तो बात करते हैं हम 340 के टर्म्स में, तो टाइम हमारे पास कितना है? 0.1। ये पॉइंट इसको बैलेंस कर लेगा, तो 2d हमारे पास कितना हो जाएगा? 334। तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी? 17 मीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस हमारे लिए कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। मतलब अगर हम इको सुनना चाह रहे हैं तो एक ऐसे बड़े से कमरे में जाइएगा, हॉल में, जिसमें जो दीवालों की लेंथ हो वो कितनी हो? 17 मीटर। तब आवाज यहां से चिल्ला के बोलेंगे तो आपको अपनी ही आवाज थोड़ी देर बाद सुनाई पड़ेगी। इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? इको। ठीक है, इको क्लियर हो गया। इको पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम इसके बाद अभी आपको सॉल्व कराएंगे। साउंड की बात करते हैं तो एक चीज आती है दिमाग में कि हमें कुछ सुनाई पड़ता है, सोनिक। जो हमें सुनाई पड़ता है वो हम क्या मान के चलते हैं? सोनिक। अब जब वेव्स चलती हैं, साउंड वेव, तो इनकी मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती हैं। मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज जैसे अगर हम 0 से बात करें तो 0 से चलते हुए ये मोर देन द 100,000 तक के, 100K हर्ट्ज तक की देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, लेकिन हम पूरा सुन पाते हैं। जैसे हमने लाइट स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो लाइट स्पेक्ट्रम हमारा कहां से स्टार्ट होता है? 10⁻22 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से और 1 हर्ट्ज तक की, 0 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी तक जाता है। लेकिन हम देख कहां पाते हैं? सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम, जो यूवी रेडिएशन के बाद स्टार्ट होता है और इंफ्रारेड रेडिएशन के बीच में लाई करता है। बाकी हम इंफ्रारेड को भी नहीं देख पाते हैं, ना रेडियो वेव्स को देख पाते हैं, ना एक्स रेज को, ना गामा रेज को, ना यूवी रेडिएशन को। ठीक है,
ठीक उसी तरह जब हम बात करते हैं साउंड वेव की, तो हम सारी फ्रीक्वेंसीज को नहीं सुन पाते हैं। हम सुनते हैं यहां से लेके यहां तक का रीजन। मतलब हम बात करें तो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है, इसको हम सुन पाते हैं। इसलिए इसको हम एक कॉमन नाम देते हैं, क्या? सोनिक वेव्स। क्या बोलते हैं इनको हम? सोनिक वेव्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? हमारी सोनिक वेव्स। जो हमारे कानों पे सुनाई पड़ सकती हैं उनको हम बोलते हैं सोनिक वेव्स। जो हमें नहीं सुनाई पड़ती उनको हम क्या बोलते हैं? दो पार्ट में बांट देते हैं। जो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी होती है, इसके लिए यूज करते हैं हम क्या? इंफ्रासोनिक। क्या? इंफ्रासोनिक। और जो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी, इनको हम बोलते हैं क्या? अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं हम? अल्ट्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको हम इंफ्रासोनिक वेव्स बोलते हैं, और जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उनको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। ठीक है ना? तो जब हम बात करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स की, इंफ्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव्स, क्या हम मतलब ह्यूमन बींग्स, हम बात करते हैं किसकी? ह्यूमंस की। तो इंसानों की। इंसान सिर्फ यही सुन पाते हैं, लेकिन क्या इंफ्रासोनिक वेव भी कोई सुन पाता है? हाँ, बिल्कुल सुन पाते हैं। कुछ कैट्स हैं, और कुछ अगर हम बात करें एलिफेंट्स, और जो डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स हैं, स्पेशली इंफ्रासोनिक वेव्स को सुनने के लिए एलिफेंट सबसे सुटेबल एग्जांपल होता है। एलिफेंट लगभग 10 से कम हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं अपने मैसेज सिग्नल के लिए। हालांकि ये इस सीरीज को भी सुन पाते हैं, लेकिन इससे कम फ्रीक्वेंसी भी वो कैप्चर कर पाते हैं। इसलिए जब वो अपने झुंड से कहीं बिछड़ जाते हैं और उन पे कोई खतरा होता है, तो वो कौन सी वेव प्रोड्यूस करते हैं? इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक वेव सिर्फ एलिफेंट तक सिग्नल लेके जाती हैं, तो सारी एलिफेंट्स जो हर्ड में होंगी वो पहचान लेंगी कि हाँ, हमारे झुंड की ये साथी इस समस्या में है, और वो बिना किसी दूसरे जानवर को पता लगाए हुए या पता खबर पहुंचाए हुए कि समस्या वहाँ पे है, वो वहाँ पे हाजिर हो सकते हैं। फिर बात करते हैं हम अल्ट्रासोनिक वेव्स की। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का जो सुटेबल एग्जांपल देखने को मिलता है, ये बैट्स होते हैं। बैट मतलब चमगादड़ जो रात में उड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इनकी इंटेंसिटी आवाज की बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जब ये प्रोड्यूस करते हैं उड़ते समय रात में, तो इनके पास आंखें नहीं होती हैं। रात में नाइट विजन कैमरा सेट नहीं होता है इनकी आंखों में, मतलब ये रात में देख नहीं सकते। लेकिन जैसे ये रात में उड़ रहे हैं, और ये है दीवाल, दीवाल में एक ये छोटा सा होल है, तो ये क्या करते हैं? यहाँ से अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। ये जो वेव्स जो अल्ट्रासोनिक होती हैं, इनको हम अल्ट्रासाउंड वेव्स बोलते हैं। ये प्रोड्यूस करती हैं, और प्रोड्यूस करने के बाद ये वापस से टकरा के इसके कानों पे पहुंचती हैं। ये इन वेव्स को सुन पाता है, लेकिन जो वेव इस रीजन में आ रही थी वो वापस से इसको सुनाई नहीं पड़ती है, सीधे निकल जाती है। तो इसको पता लग जाता है कि यहाँ से रास्ता है, और ये इसी रास्ते से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो जाती है क्या? अल्ट्रासोनिक वेव का यूज। अगर अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात करें, तो हम बहुत सारे पर्पजेस में इनको यूज करते हैं। जैसे एक सिंपल सा पर्पज है मेडिकल फील्ड में। ठीक है ना? मेडिकल फील्ड में हम हार्ट की जो डिजाइन है या हार्ट की जो स्ट्रक्चर है, वहां पे हम इन वेव्स को क्या डालते हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वेव वापस आती हैं। जिस रीजन से वेव सीधे निकल जाती हैं, उसी के बिहाफ पे हम ग्राफ पेपर पे एक डॉटेड लाइन से एक पोजीशन ऑफ हार्ट ड्रॉन कर लेते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ECG। ठीक है, क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी अल्ट्रासोनिक वेव्स के यूजेस में आता है। दूसरा होता है क्या? जो अल्ट्रासाउंड, नाम सुना होगा, सोनोग्राफी बोलते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी होता क्या है यहाँ पे भी इसी पैटर्न पे कुछ बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन हैं, लाइक किडनीज, लीवर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, इन सब पार्ट्स के
जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको पता लगाने के लिए या उसमें कोई डिफेक्ट है उसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स वहाँ पे डाली जाती हैं, अल्ट्रासाउंड्स, जिसकी वजह से क्या होता है, वेव्स जाती हैं, रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन की वजह से हम उनकी इमेजेस प्रॉपरली बना पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और यूज होता है इनका, बेसिकली नेविगेशन सिस्टम में। नेविगेशन, रास्ता पता लगाने के लिए। कैसे? वेव्स डाली जाती हैं हर एरिया में और वहां से रिफ्लेक्शन ऑब्टेन होता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सबमरीन्स की, पनडुब्बियों की, जो पानी के अंदर पाई जाती हैं, जो बड़े बड़े ऑब्स्टैकल्स हैं, बर्फ के अंदर जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पानी की सरफेस से नीचे जितना गहराई में तैरते रहते हैं, उन सब का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ये समुद्र का तल है, पानी है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं सबमरीन एक मूव करती हुई जा रही है। ठीक है। अब यहां पे हमारे पास क्या है, शिपमेंट है, जहां से हमारे पास ऑप्शन है कि हम प्रोड्यूस कर सकें साउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड वेव्स। यहाँ पे डाली जाएंगी वेव्स और ये वेव्स जब यहाँ पे आएंगी और टकराने के बाद जिस रीजन से ये वापस पहुँचेंगी सरफेस पे, उस सरफेस पे यहाँ पे रिसीवर्स लगे होंगे और वो रिसीवर्स क्या करेंगे, इसकी एग्जैक्ट साइज और पोजीशन को यहाँ पे हम डिटरमाइन कर पाएंगे। इसको बोलते हैं हम क्या, नेविगेशन सिस्टम। यहाँ पे जो मेथड यूज किया जाता है इसके लिए हम यूज करते हैं सोनार, एक टर्म सोनार जिसका मतलब है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है बोर्ड में आप लोगों के, क्या बोलते हैं इसको, साउंड नेविगेशन, नेविगेशन एंड रेंजिंग। रेंजिंग मतलब कितनी दूरी पे है, क्या पोजीशन है, क्या साइज है, इन सब के बारे में हम इसकी हेल्प से पता लगा सकते हैं। एक टर्म और है जिसका नाम है क्या, सुपरसोनिक। टर्म हम यूज करते हैं क्या, सुपरसोनिक। अल्ट्रासोनिक और सुपरसोनिक में कंफ्यूज नहीं होना है। अल्ट्रासोनिक 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं क्या, अल्ट्रासोनिक। और सुपरसोनिक क्या है, वेलोसिटी के बिहाफ पे, ना कि हर्ट्ज के बिहाफ पे, यानी कि फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे नहीं, ये होती है किसके बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड पे डिपेंड करती है। मतलब अगर ये 330 या 340 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, स्पीड के ज़्यादा की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट जा रही होती है, साउंड की या जो आवाज़ की स्पीड है उससे ज़्यादा की स्पीड से अगर कोई बॉडी ट्रेवल करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, सुपरसोनिक। जैसे हमारे जेट प्लेन्स, मिसाइल्स, ठीक है, ये सब किससे, सुपरसोनिक स्पीड से मूव करते हैं। तो सुपरसोनिक वेलोसिटी के लिए यूज किया जाता है और ये अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी के पैटर्न पे। ठीक है। अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे साउंड्स के कुछ न्यूमेरिकल्स और रेजोनेंस। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज हैं साउंड्स की, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीद है इतना पोर्शन आपको समझ में आया होगा। रिवाइज कर लेना अच्छे से, बाकी अपनी बोर्ड्स की तैयारियां करते रहिए। अगले अपडेट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।